नमस्कार। पल पल में आप सभी दर्शकों का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निशा खन्ना। आज हम कुछ अलग विषय को लेकर आए हैं, जैसे कि हर बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनना, टीचर बनना, अलग अलग फील्ड में बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो उसी को लेकर आज हम जानकारी लेंगे कि पत्रकार बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो पत्रकार बनने के लिए बच्चे फील्ड में उतर जाते हैं, लेकिन फील्ड की जो नॉलेज है वो किस तरह से लेनी चाहिए और फील्ड में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है, तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उमेद सिंह, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। सर जैसे कि हम पत्रकारिता की बात करते हैं, जैसे बच्चों के अपने अपने लक्ष्य होते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, वैसे ही हम पत्रकारिता की बात करते हैं। पत्रकारिता के अंदर क्या करना चाहिए, +2 के बाद बच्चों को किस तरह से इस फील्ड के अंदर आना चाहिए? देखिए, बच्चे का 10+2 करने के बाद एक ज़िंदगी का, उसके करियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है। +2 के बाद जब बच्चा हमारे पास आता है, क्योंकि हम यहाँ पर जर्नलिज्म से रिलेटेड 2 कोर्सेज चला रहे हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल का है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। तो +2 के बाद जो बच्चा आता है, तो वो बच्चा पेरेंट से या अपने पीयर ग्रुप से या किसी अपने सीनियर से मोटिवेट होकर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है। तो हम बच्चे को प्रमोट या मोटिवेट नहीं करते, वो बच्चा डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है अपनी मोटिवेशन से, अपने पेरेंट्स की मोटिवेशन से या अपने पीयर ग्रुप की मोटिवेशन से। जिस दिन बच्चा डिपार्टमेंट में एंटर करता है, एनरोल करता है, उस दिन के बाद उसको मोटिवेट करने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की है, हमारी जो फैकल्टी है। और हमारे पास 10 टीचर्स हैं, जिनमें 3 बहुत ही सीनियर पोजीशन वाले टीचर हैं, 5 हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 3 हमारे एडजंक्ट फैकल्टी हैं। तो वो सभी लोग बहुत ट्रेंड फैकल्टी हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं, अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसे ही बच्चा हमारे डिपार्टमेंट में आता है, उसको हम जर्नलिज्म के लिए ओरिएंट करते हैं। पहले उसको थियोरेटिकल पार्ट सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके अंदर भी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्लेड बाय द लैंग्वेज। बिकॉज बच्चे को बोलना है, बच्चे को लिखना है। जब भी पत्रकारिता में जाएगा तो उसके ये 2 बड़े हथियार हैं, उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 सेमेस्टर में बच्चों के लिए रखा हुआ है हिंदी टीचिंग। 2 सेमेस्टर हमारे एक्सक्लूसिवली टीचिंग ऑफ इंग्लिश के हैं। तो उससे हम जो बच्चे का जो लिंग्विस्टिक उसकी कॉम्पिटेंस है, उनको स्ट्रेंथन करते हैं और बच्चा हिंदी में प्रोफिशिएंसी डेवलप करता है, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी डेवलप करता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि सारे बच्चे जो है उतने एफिशिएंट नहीं निकल पाते जितनी एक टीचर की अपेक्षा होती है या डिपार्टमेंट की अपेक्षा होती है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जो बच्चे का जो लर्निंग का मोटिवेशन लेवल है, कि वो कितनी ज़ील और फायर के साथ डिपार्टमेंट में आता है और वो कितना डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ को और टीचर्स के द्वारा इम्पार्ट किए गए इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेता है। क्लासेस हमारी रेगुलरली होती हैं, टीचर्स हमारे बहुत डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। हर रोज़ स्टूडेंट्स को एक प्लान के हिसाब से हम टीच करते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास अटेंड कर रहा है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द स्टूडेंट मोटिवेशन विल डाई आउट। तो उसके लिए ना डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, ना उसके पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो अगर सफिशेंटली मोटिवेटेड रहता है तो बच्चा हमारा हिंदी में भी प्रोफिशिएंसी डेवलप करेगा, इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंसी डेवलप करेगा। और इन दोनों प्रोफिशिएंसी डेवलप करने के बाद वो जो अपना फील्ड है जर्नलिज्म वाला, उसके जो नुएंसेस हैं, उसके जो फाइन पॉइंट्स हैं, उसके अंदर वो अपना अध्ययन करता है, उसको सीखता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बच्चा डिपार्टमेंट में आने के बाद वो हमारे पास सुरक्षित है और हमारे पास उस बच्चे को प्रॉपरली मोटिवेटेड रहने के लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म है।
सर जैसे कि इसका हम पत्रकारिता की बात करें तीसरे स्तंभ पर मानी जाती है, लेकिन पत्रकारिता की हमने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है कि बच्चे हैं इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। और लड़कियों की बात करें, लड़कियां इस चीज़ को लेकर क्यों घबराती है, इस चीज़ को थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। क्योंकि लड़कियां एडमिशन ले लेती है, जब फील्ड की बारी आती है तो इस फील्ड को ही छोड़ देती है, एडमिशन कॉलेज जाना बंद कर देती है। तो इस फील्ड से किस लिए घबराती है लड़कियाँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, इसको निशा मैडम मेरा ये समझना है, क्योंकि मैं लगभग 20 साल से टीचिंग में हूँ और हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन में और प्लस टू के बाद स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के बाद और प्लस टू के लेवल के बाद स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द क्लासेस, थियोरेटिकल क्लासेस विच आर हेल्ड इन द डिपार्टमेंट। लेकिन जब भी वो समय आता है उनको बाहर अप्रेंटिस के लिए जाने के लिए, तो एक कोई ना कोई सोशल टैबू की जो बाहर का वातावरण है वो महिला के लिए, वीमेन स्टूडेंट के लिए इतना सुरक्षित नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक जो वीमेन स्टूडेंट है वो उतनी ही कैपेबल है जितना कि एक मेल स्टूडेंट। और जहाँ तक बाहर की सुरक्षा या असुरक्षा की बात है, तो मुझे लगता है कि बाहर तो हमें जो लाइफ में एक दिन घर से निकलना ही होता है, और जितना हम बाहर के वर्ल्ड को जानेंगे समझेंगे तो उतना ही हम उस वर्ल्ड से बेहतर एडजस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब कुछ सुरक्षित भी है, सब कुछ असुरक्षित भी है। आप बाहर वाले समाज को, बाहर वाले वर्ल्ड को किस तरह से नेगोशिएट करते हैं। यूँ देखा जाए तो हम घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमने समाज को, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो यूथ है, यही तो यूथ उस समाज को सुरक्षित बनाएगा। अगर उस समाज में कमियां हैं तो वो यूथ तब उसको सुरक्षित बनाएगा, तब बेहतर बनाएगा जब वो समाज में बाहर निकलेगा और उसमें जो कोई ऐसी बात है जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है तो उनको समझ के उनको दूर भी वो यूथ ही करेगा, क्योंकि यूथ ही लीडर है। यूथ ने ही देश को एक लीडरशिप देनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो पेरेंट्स के लेवल पर भी एक एंग्जाइटी रहती है कि बच्ची को हम जो है इतना, बस इसका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद हमने इसका फील्ड का जॉब नहीं कराना। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स रहते हैं कि बच्चों में हम कॉन्स्टेंटली ये मोटिवेशन उनका रखें कि भाई बाहर की दुनिया वो आपकी अपनी दुनिया है, उसमें आपको जाना पड़ेगा और उस दुनिया में आप रहोगे, सीखोगे, तभी उस दुनिया को बेहतर बना सकते हो। ये बिल्कुल बात आपकी सत्य है कि बच्चियाँ कई बार समाज के डर से, कई बार माता पिता की जो अनावश्यक चिंता होती है उसकी वजह से, या कई बार जो समाज में घटनाएं होती है जिनको हम न्यूज़पेपर में और दूसरे मीडिया के थ्रू पढ़ते हैं, तो वास्तव में वो कुछ एक घटनाएं डरावनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर व्यक्ति के साथ, हर स्टूडेंट के साथ, हर वीमेन स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा। हम बाहर निकलें और अपने आप को भी मजबूत बनाएं और समाज को भी मजबूत बनाएं। सर किताबी ज्ञान तो हर कोई हासिल करता है, वहीं फील्ड के अंदर हम उतरते हैं तो फील्ड के अंदर कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैमरा फेस करना, आईडी लगाना, किस तरह से बाइट करनी है, ये सब हमें फील्ड के अंदर सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम कॉलेज की बात करें तो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। हाँ, प्रिंट की बात करते हैं, जिन विद्यार्थियों को प्रिंट में आना है उनको कलम चलाना, उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो फील्ड के अंदर किन सावधानियों से फील्ड में उतरना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे निशा आपने बताया कि लिखने वाला काम कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ते हैं तो उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, वो ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहला तो जो आपका काम ये होना चाहिए कि आपका थ्योरेटिकल जो बेस है, जो आपने डिपार्टमेंट में सीखा है, समझा है, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब भी आप अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, यू चूज़ द राइट इंस्टीट्यूशन, राइट मीडिया हाउस, राइट न्यूज़पेपर, राइट चैनल, और ये देखें कि उस चैनल की जो रेपुटेशन है, उस चैनल के जो रिसोर्सेज हैं, उस चैनल के जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। अच्छी जगह पे अगर आपको एक्सपोजर मिलता है तो आई एम श्योर आप वहाँ से अच्छा कुछ सीख कर आएंगे। और जितना भी टेक्निकल नो हाउ है वो आप, क्योंकि अब तो वर्ल्ड हैज़ ओपनड अप, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो इंडिया में 10 साल बाद आएगा। ये कहीं 10-15 साल पहले, बिफोर 90s, तो दिस वाज द फिनोमिना कि जो चीज़ यूरोप और इंग्लैंड में
या जो अमेरिका में हो रही है वो इंडिया में या हमारे एशिया में वो 5-10 साल बाद आती थी। बट आज क्या है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपके कैमरा से रिलेटेड है, चाहे आपका जो फोटोग्राफी है, चाहे आपका जो प्रिंट और ट्रांसमिशन है, वो हर चीज़ जो है वो आज आप जो वर्ल्ड में लेटेस्ट है उसको आप शेयर कर सकते हैं, उससे अपने आप को आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना आप अपने आप को अपडेट करें, और उस अपडेट के लिए ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी फायर इन योर माइंड, फायर टू लर्न द बेस्ट दैट इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड एनीवेयर। क्योंकि अब समय और स्थान का कोई किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वो अब सब कम हो गए बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप बहुत अच्छे जो इंटरव्यूज़ हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, उनके यूट्यूब पे उनके जो लेक्चर्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, आई थिंक आपके पास इतना कुछ है कि आप उनको देखकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जितना भी टेक्निकल नो हाउ है उससे भी अपने आप को जो है आप अपडेट कर सकते हैं। सर, पत्रकारिता के अंदर हम बात करते हैं, प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। पत्रकारिता के अंदर इसके अंदर ही और भी कुछ लाइनें निकलती हैं, जैसे कि हम बात करें एडिटर की, ये भी एक पत्रकारिता के अंदर ही शामिल होती है। और न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर में भी फील्ड रिपोर्टर रखा जाता है, प्रिंटर के लिए अलग, ये सब पत्रकारिता में इन्वॉल्व होती है। तो इसके अंदर ये और एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन सी फील्ड निकलती है इसके अंदर। देखिए, पत्रकारिता अब निशा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब एक बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट एक दौर है कि जहाँ पर कोई पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसकी ज़्यादा महत्व नहीं है। आपका जितना मेंटल होराइजन जितना वाइडन होगा, जितना ज़्यादा दिमाग आपका दौड़ सकता है, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन कल्पना आपकी दूर तक जा सकती है, वो दुनिया आपकी अपनी है। तो आप जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद ये जो लाइन है ये आपको बहुत ऊंचे तक ले जा सकती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो रेडियो जॉकी है, चाहे वो आपका एडवर्टीज़मेंट का फील्ड है, चाहे वो आपका दूसरे जो ऑडियो और वीडियो मिक्सिंग के जो काम है। मैं समझता हूँ कि ये कारपोरेट वर्ल्ड में भी इसकी ज़रूरत है। हमारे सोशल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैरिजेस का हो गया, आजकल तो हर चीज़ एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह हो गई। तो जहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट होगा तो वहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो का जो मैनेजमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, और उसको कितने बेहतर ढंग से आप उसको एक एज ए स्पेक्टिकल, एज ए परफॉर्मेटिव आर्ट, क्योंकि ये जो फील्ड है वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जैसे थिएटर है, ड्रामा है, उसी तरीका है क्या कि आप उस परफॉर्मिंग आर्ट को कितना बेहतरीन ढंग से और कितने बेहतरीन गैजेट से। दिक्कत क्या आती है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास कई बार इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छे कैमरास खरीद सकें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी एक आउटगोइंग बच्चा होता है, व्हेन ही और सी इज़ पासिंग आउट फ्रॉम द कोर्स, तो उसके पास इतना, पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं होता कि उसको 3 लाख रुपए का कोई डिजिटल कैमरा उसको लेके दे सके। तो द बिगिनिंग्स आर ऑलवेज हम्बल। मैं यही कहूँगा कि आप बड़े सपने रखें और ऊंचे उड़ें, लेकिन पैर आपका ज़मीन पे हो। छोटे से शुरुआत करें, सीखें, और मैं समझता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो आज हमने पत्रकारिता को लेकर जानकारी ली, तो इसी तरह पल पल की टीम आपको हर जगह भी लेके चलेगी और हर चेहरे से भी रूबरू करवाएगी। तो देखते रहिए आप पल पल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।